हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनॉमियल्स। इसका हम एक्सरसाइज सेट 2.1 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका क्या दे रखा है इंट्रोडक्शन में कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑलरेडी हम ये चैप्टर है जो हम पिछली ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं। अब हम एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, वही चैप्टर का नाम भी है लीनियर पॉलिनॉमियल। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है? राजू वेंट टू अ शॉप। अब राजू एक शॉप पे गया है और वहां पे दो तरह के बॉक्सेस हैं, एक रेड बॉक्स है और एक ब्लू बॉक्स है, जो कि दुकानदार जो शॉप ओनर है वो बेच रहा है। हर रेड बॉक्स में चार पेन्स हैं, देख रहे हैं आप पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 चार पेन्स हैं हर रेड बॉक्स में। और हर ब्लू बॉक्स में पांच पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो हमें ये दिखाई दे रही है पिक्चर में। अब शॉप ओनर ने उसको यही बताया कि हर रेड बॉक्स में चार पेन्स हैं और हर ब्लू बॉक्स में पांच पेंसिल्स हैं। ओके, अब क्या है? अब वो कितने खरीद रहा है? वो क्या कर रहा है? राजू जो है एक्स रेड बॉक्सेस खरीद रहा है और वाई ब्लू बॉक्सेस खरीद रहा है। तो एक्स और वाई तो जो है यहाँ पर हमें नहीं पता है कि एक्स और वाई क्या है। अब क्या है? अब इसको हम पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सपोज कर लो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। राजू ने चार रेड बॉक्सेस खरीदे। तो चार रेड बॉक्सेस का मतलब है हर रेड बॉक्स में चार पेन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पेन्स हो गए? यहाँ पर इसके आपके यहाँ पर चार रेड बॉक्स दिख रहे हैं आपको, तो फोर पेन्स इसमें हो गए, फोर इसमें हो गए, फोर इसमें हो गए, फोर इसमें हो गए। और उसने फाइव ब्लू बॉक्सेस खरीदे हैं। मैंने आपको दिखा रही है यहाँ पे पिक्चर में, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी फाइव पेंसिल्स हैं, यहाँ फाइव पेंसिल्स हैं, यहाँ फाइव पेंसिल्स हैं, यहाँ फाइव पेंसिल्स हैं, यहाँ फाइव पेंसिल्स हैं। तो ये उसने खरीदा है। ठीक है, तो अगर जब उसने फोर रेड बॉक्सेस खरीदे तो उसके टोटल पेन्स कितने हुए? क्या करूं मैं? वन बॉक्स में आपके फोर पेन्स हैं, तो ऐसे ही अगर फोर बॉक्स हैं तो कितने पेन्स होंगे उसमें? 4 × 4। ठीक है, ऐसे ही ब्लू का अगर देखते हैं हम, वन बॉक्स में फाइव पेंसिल्स हैं, तो आपकी फाइव बॉक्स में कितनी पेंसिल्स होंगी? आपकी 5 × 5। इसी तरह से है ना ये। तो इसका मतलब आपका क्या है? जो अगर उसने यहाँ पर तो गिवन है कि फोर आपने बॉक्सेस खरीदे रेड बॉक्सेस, तो इसीलिए आपने फोर से मल्टीप्लाई करी, फोर से। अभी हमें अगर नहीं पता होगा कि उसने कितने रेड बॉक्सेस खरीदे तो इसको हम एक्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैसे फोर से मल्टीप्लाई करा था क्योंकि हमें पता था फोर बॉक्सेस उसने खरीदे हैं। लेकिन अगर अब आपको नहीं पता है कि कितने बॉक्सेस खरीदे हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर उसने फोर ना खरीद के उसने एक्स बॉक्सेस खरीदे होते, आपको नहीं पता होता, तो यहाँ पे आप फोर की मल्टीप्लाई ना करते, 4 × एक्स कर लेते, तो उसका एक्सप्रेशन क्या बन जाता? 4x बन जाता। ऐसे ही उसने अगर यहाँ पर फाइव ब्लू बॉक्सेस ना खरीद के वाई ब्लू बॉक्सेस खरीदे होते, तो अब तो आपने क्या करा है? फाइव से मल्टीप्लाई करा है, तब आप क्या करते? वाई से मल्टीप्लाई करते। तो फाइव की जगह आप किससे मल्टीप्लाई करते? वाई से। तो यहाँ का एक्सप्रेशन बन जाता 5y। ओके, तो अगर हमें पता है कि कितने बॉक्सेस खरीदे हैं तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पता और तो हमें ये पता है कि जो राजू ने एक्स तो रेड बॉक्सेस खरीदे हैं और वाई ब्लू बॉक्सेस खरीदे हैं, तो उसका एक्सप्रेशन इसी तरह से बनेगा। तो इन्होंने यही लिख रखा है यहाँ पर कि अगर राजू ने एक्स रेड बॉक्सेस खरीदे हैं और वाई ब्लू बॉक्सेस खरीदे हैं और उसको इन सब खरीदने के साथ 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री मिले हैं, तो अब आपको ये एक चीज का एक्सप्रेशन निकालना है कि उसने टोटल पेन पेंसिल्स उसके पास अब कितनी हो गई। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ऑब्जर्व दैट एक्स रेड बॉक्सेस, अगर एक बॉक्स में, अब देखिए, अब आप इसको, एक बॉक्स में फोर आपके पेन्स हैं, तो एक्स बॉक्स में कितने पेन्स होंगे? 4 × एक्स विच इज 4x। तो यही लिखा हुआ है इन्होंने, देखिए यहाँ पर 4x पेन्स उसने बाय करे। अगर वाई ब्लू बॉक्सेस बाय करे तो एक बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं? 5। तो वाई ब्लू बॉक्सेस में कितनी पेंसिल होंगी? 5 × y विच इज इक्वल टू 5y। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसलिए लिया है कि पेंसिल उसने कितनी बाय करी? 5y पेंसिल। अब उसको तीन पेन्स एक्स्ट्रा फ्री मिले हैं, तो थ्री तो सिंपल थ्री है, ये कांस्टेंट है, इसको सिंपल आप प्लस कर दोगे। अब आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है कि उसने टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल्स उसको कितने मिले। तो देखिए हमने क्या निकाला था? 4x, तो उसको रेड बॉक्सेस मिले हैं जो कि पेन्स हैं,
और 5y उसको ब्लू बॉक्सेस मिले हैं जो कि पेंसिल हैं, और 3 एक्स्ट्रा पेन्स और मिले हैं। 3 के साथ किसी भी चीज की मल्टीप्लाई नहीं हो रही क्योंकि 3 सिर्फ एक कांस्टेंट है। तो इसका टोटल एक्सप्रेशन आपका बन जाता है 4x प्लस 5y प्लस 3। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल्स उसको जो मिले हैं वो है 4x प्लस 5y प्लस 3। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया टोटल नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल्स का। ठीक है, अब इसमें हम कुछ वो है टर्म्स वो समझते हैं, क्या क्या टर्म्स इसमें अब हम समझेंगे। मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दिया दोबारा से 4x प्लस 5y प्लस 3। तो ये टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल्स उसने खरीदे हैं। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में, तो ये एक एक्सप्रेशन है जो ये बता रहा है कि राजू ने टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल्स कितने खरीदे हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें आती है कि टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स होते हैं हमारे जो प्लस साइन से सेपरेट होते हैं। तो इसमें 2 प्लस साइन है, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए, एक हो गया 4x, एक हो गया 5y और एक 3। तो इस एक्सप्रेशन में आपके 3 टर्म्स हो गए, 4x 5y और 3। तो ये आपको ना याद रखना है कि टर्म्स क्या होता है। तो टर्म्स कौन कौन से हो गए इस एक्सप्रेशन के अंदर, 3 टर्म्स है। सो देयर आर 3 टर्म्स, एक 4x, एक 5y और एक 3, क्योंकि जो टर्म्स होते हैं वो प्लस साइन से सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कोफिशिएंट। नेक्स्ट टर्म क्या आता है आपका, जो आपको डेफिनेशंस याद रखनी है। कोफिशिएंट क्या होता है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं 4x, तो 4x में x का कोफिशिएंट वो होगा जो उसके साथ लगा हुआ है, विच इज 4। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, कोफिशिएंट ऑफ x इज 4। तो इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जो एक वेरिएबल है ना, x और y जो वेरिएबल है, उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर है एक, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर y के साथ 5 है, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया, आपका y का कोफिशिएंट हो गया 5। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3 के साथ ना तो कोई x है ना कोई y है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर हम 3 को एक कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट इतना सिंपल एक नंबर, सिर्फ ये नंबर है ना 3, इसमें ना तो कोई x है ना कोई y है, तो इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, वो मैंने आपको बता दिया। पहला है आपका टर्म्स, दूसरा है आपका कोफिशिएंट, और आपका तीसरी चीज है आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, वेरिएबल्स। अब ये जो x और y है वो क्या है, वेरिएबल्स। x एंड y आर वेरिएबल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, तो आप बोलेंगे 2 वेरिएबल्स x एंड y। ओके, तो अगला हमारा टर्म आ जाता है जो हमें याद रखना है, दैट इज वेरिएबल्स। ओके, अब एग्जाम्पल 2 इन्होंने दे रखा है, हमें ऑलरेडी एक्सप्रेशन पता चल गया। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा निकला 4x प्लस 5y प्लस 3। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। हमें सारे एग्जाम्पल हम एक्सप्रेशन ही निकालेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखा रखा है। रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो L मीटर्स है, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, ये L मीटर्स है। तो ये इसकी लेंथ हो गई इधर भी और इधर भी। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो लेंथ इसकी L मीटर हो गई, इसकी विथ जो है W मीटर है। विथ क्या होती है, चौड़ाई। मतलब ये अगर W मीटर है तो इसके सामने वाली भी W मीटर होगी, तभी तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब क्या है, इसको फेंस करना है और डेकोरेट करना है। फेंस मतलब इसके चारों तरफ हमें दीवार लगानी है ना, और इसके अंदर हमें सीड्स भी बोनी है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहला हमारा वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ। अब जो लेंथ है ये वाली जो दिख रही है L मीटर, इधर और इधर, इसमें हमें क्या करना है, हमें वायर लगानी है। जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, यहाँ वायर लगी हुई है। अच्छा, और जो हमारी चौड़ाई है, विथ है, इसमें हमें क्या करना है, वुडन फेंस लगानी है। मतलब यहाँ पे हमें जो दीवार लगानी है वो वुड की लगानी है, यहाँ वायर की लगानी है। मतलब अलोंग द लेंथ तो वायर की लगेगी, मतलब इधर और इधर वायर की लगेगी, ऊपर और नीचे आपकी वुडन की दीवार लगेगी। और क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर हमें सीड्स बोने हैं। तो सीड्स ऑब्वियस सी बात है, कॉर्नर्स में तो बोएंगे नहीं, पूरे अंदर फील्ड के अंदर सीड्स बोएंगे पौधे लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमें सीड्स लगानी है। तो सबसे पहले हमें इसी चीज का एक्सप्रेशन लिखना है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अच्छा आप इसमें ना कॉस्ट दे रखी है पर मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अब वायर फेंस, हमें वायर फेंस लगानी है लेंथ के अलोंग। तो उसमें आपका उसका जो कॉस्ट है वो क्या है, 100 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर का 100 रुपीज लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है। अब सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ जो हमारी वायर की लेंथ लगनी है। तो सबसे पहले मैं वायर लेंथ निकालती हूँ।
ठीक है, वायर की लेंथ निकाल रहे हैं हम। ठीक है, बोल रहा है 1 मीटर का 100 रुपीज लगेगा, 1 मीटर का 100 रुपीज लगेगा। तो इसमें कितने मीटर हैं, देखिए ये एल हो गया और ये एल हो गया, तो कितने मीटर हो गए इसमें, 2L मीटर हो गए। तो 1 मीटर का 100 रुपीज लगेगा, तो 2L मीटर का कितना लगेगा, 2L × 100, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। तो कितना हो गया ये 200L। तो इतना आपका कॉस्ट लगेगा लेंथ के अलोंग वायर की दीवार लगाने का, इधर और इधर। तो L+L मैंने इसलिए 2L कर दिया। ठीक है, तो हमारी जो वायर की लेंथ लगेगी वो 200L लगेगी। अब हम देख लेते हैं कि वुडन की लेंथ जो हमारी चौड़ाई पे लगनी है वो कितनी लगनी है, और उसका कॉस्ट कितना है वो भी देख लेते हैं। वो है हमारा 80 रुपीज। देखिए जो वुडन का वो है, वुडन की जो दीवार लगनी है वो 80 रुपीज पर मीटर। पर मीटर का मतलब होता है यहाँ पे 1 मीटर। तो 1 मीटर का 80 रुपीज लगना है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर अब क्या निकाल रही हूँ, वुडन की जो हमारी फेंस लगनी है उसकी लेंथ निकाल रही हूँ। अब बोल रहा है कि एक मीटर का लगना है 80 रुपीज। ठीक है, 1 मीटर का 80 रुपीज लगना है। तो हमारे पास कितनी मीटर है यहाँ पर, W+W मीटर, कितने मीटर हो गए, 2W, W+W 2W हो गए। तो W2 मीटर का कितना लगेगा, W2 2W × 80 कितना हो गया ये 160W। ठीक है, 160W आपका लगेगा वुडन फेंस का, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ जो दीवार लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं हमारा जो सीड्स लगने हैं वो कितना है। वो बोल रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹50 पर स्क्वायर मीटर, ₹50 पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो आपका ये ₹50 पर स्क्वायर मीटर लगनी है, तो इसका निकाल लेते हैं। अब पर स्क्वायर मीटर का यहाँ पर मतलब है कि आपको यहाँ पर एरिया पे काम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब अंदर की तरफ पूरे जगह एरिया पे आपका सीड लग रही है, तो इसका मतलब आपको एरिया पे काम करना है यहाँ पे। अभी तक तो हमने जो वायर लेंथ निकाली और जो वुडन की लेंथ निकाली, यहाँ हम पैरामीटर की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, क्योंकि जो सीड्स लगनी है वो हमारी पूरी फील्ड के अंदर लगनी है, तो यहाँ पर एरिया की बात होगी। ठीक है, तो हमें कॉस्ट कितनी दे रखी है इसकी, ₹50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अब हम यहाँ पे निकालेंगे सीड्स के लिए, जो कि हम निकालेंगे एरिया। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है रुपीज 50 पर स्क्वायर मीटर, ये हमें गिवन है। तो अब हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं कि इसका पैसा कितना लगेगा। सबसे पहली बात तो हम एरिया की बात कर रहे हैं, सीड्स अंदर की तरफ लगेंगी तो हम एरिया की बात करेंगे यहाँ पे, ना कि पैरामीटर। इसका मतलब हम सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है हमारी, L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी दे रखी है यहाँ पर हमारी, W। तो ये कितनी हो गई, LW। ठीक है, अब LW स्क्वायर मीटर हो गई है ना, जो यूनिट होती है एरिया की वो स्क्वायर मीटर ही होती है। अब हमें गिवन क्या है, पर स्क्वायर मीटर हमारा 50 रुपीज है, तो एक स्क्वायर मीटर का 50 रुपीज हो गया। अगेन यूनिटरी मेथड लगाइए। तो अगर LW स्क्वायर मीटर है तो कितना आएगा आपका, 50 × LW, विच इज इक्वल टू 50 LW। ठीक है, तो अब सीड लगाने की कॉस्ट हमारी ये आ गई 50 LW। तो अब हम इसका टोटल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। देखिए हमारा जो वायर की लेंथ निकालने का आया था वो 200L आया था, रुपीज में आया था ये सब। और हमारी जो वुडन की निकालने का आया था वो 160W आया था। और जो हमारा सीड्स निकालने का आया वो 50 LW आया हमारा। तो टोटल कॉस्ट ये हमारी टोटल रुपीज में ही आ रही है सारी तीनों चीजें। तो अब हम इनकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं तीनों को प्लस करके। तो अब हमारा एक्सप्रेशन जो आ गया फाइनल टोटल कॉस्ट का, वो कितना आ गया, 200L प्लस 160W प्लस 50 LW। तो ये हमारा टोटल एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया जो हमारा टोटल निकल के आया है। ठीक है, ये वाला हमारा वायर का दीवार का आया था, ये वुडन की दीवार का आया था, और ये सीड्स लगाने का आया था। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने तीनों को प्लस कर दिया। अब क्या बोल रहा है, इसमें हमें टर्म्स निकालने हैं। तो बताइए, फर्स्ट वाला थिंक एंड रिफ्लेक्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में हमारे इसमें टर्म्स क्या हो गए, बताइए। टर्म्स हमारे तीन टर्म्स हैं यहाँ पे हमारे, जो प्लस से सेपरेट हो रहे हैं, जो कि 200L, 160W और 50 LW। तो ये तीन हमारे टर्म्स हो गए। ठीक है, अगला हमारा वेरिएबल्स कौन कौन से इसमें यूज हो रहे हैं। देखिए वेरिएबल्स हमारे यूज हो रहे हैं सिर्फ L और W, दो ही तो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, है ना। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट निकाल लेते हैं यहाँ पर हम। कोफिशिएंट ऑफ L निकालेंगे, तो L का कोफिशिएंट है हमारा 200,
कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू है, डब्ल्यू के साथ क्या लगा हुआ है देखिए 160, और कोफिशिएंट ऑफ एल डब्ल्यू भी निकालेंगे, एल डब्ल्यू के साथ क्या लगा हुआ है, नंबर जो लगा है वही कोफिशिएंट होता है, तो एल डब्ल्यू का कोफिशिएंट हो गया 50। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमने निकाल ली हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 जो था हमारा, उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था हमारा, 4x प्लस 5y+3, यही था ना। तो ये हमारा नेक्स्ट है हमारा जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था एग्जाम्पल 1 का, 4x+5y+3। तो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में क्या फर्क है, मैं यहाँ वाला एक्सप्रेशन भी लिख रही हूँ यहाँ पे, 200L प्लस 160W प्लस 50LW, इन दोनों में क्या फर्क है ये पूछ रहा है। तो इन दोनों में ये फर्क है कि पहले वाले में तो जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई हैं, और दूसरे वाले में जो वेरिएबल है वो एल और डब्ल्यू है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि पहले वाले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म था जो कि था 3, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये दो डिफरेंस है हमारे इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं हम, अब क्या है, एक वायर है हमारे पास, ठीक है, ये वायर मैंने बना दी है यहाँ पर, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो टोटल इसकी लेंथ मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पूरी जो टोटल लेंथ है ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल लेंथ बता रही है। अब इस वायर को हमने मोड़ा है, मोड़ के इस वायर को, जो ब्लू कलर की वायर दिख रही है आपको, ये 20 सेंटीमीटर की वायर है, इसको मोड़ के हमने रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, तो किस तरह से इसको तोड़ तोड़ के रेक्टेंगल बनाया है, तोड़ा कैसे है देखिए, सबसे पहले एग्जांपल में इसको हमने तोड़ा, पहले ये पहला हिस्सा ये तोड़ा जो कि हमारा 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, पहला हिस्सा ये हो गया। दूसरा हिस्सा भी 7 सेंटीमीटर का होगा, तो क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म है तो दो सामने सामने वाले इक्वल होने वाले हैं और लेफ्ट और राइट वाले इक्वल होने वाले हैं, तो वो हमने ले लिए यहाँ पर, इन्होंने दिया हुआ है ये चीज 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो 20 सेंटीमीटर को इस तरह से चार हिस्सों में तोड़ दिया। अब इन चारों को प्लस करिए, 7+7+3+3, तो ये 20 ही आएगा। तो पूरी एक जो 20 सेंटीमीटर की वायर थी ब्लू कलर की, उसको इन्होंने चार टुकड़ों में तोड़ दिया। अब चार टुकड़ों में तोड़कर उसका एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया। देखिए ये चार टुकड़ों में तोड़ा, ये 7 सेंटीमीटर है इतनी, ये भी 7 है, ये 3 है और ये 3 है, और इसको रेक्टेंगल की तरह, देखिए जो पहला टुकड़ा तोड़ा ये वाला, उसको ऐसे रख दिया, जो दूसरा टुकड़ा तोड़ा इतना आपका ये वाला, उसको हमने ऐसे रख दिया, तीसरा टुकड़ा हमने ऐसे रख दिया, और चौथा टुकड़ा जो है हमने वो ऐसे रख दिया। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसमें कि ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 3 हो गया, तभी तो ये रेक्टेंगल है, आमने सामने वाले बराबर हो गए। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ये एक तरह से बनाया है इन्होंने। दूसरा इन्होंने क्या करा, अब की बार इन्होंने जो पूरी वायर है 20 सेंटीमीटर की, इसको ऐसे तोड़ा है। अब की बार इन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए कैसे तोड़ा है इन्होंने। अब की बार इन्होंने लेंथ ली है 5.5 और विथ ली है 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर अगला अगला निकालते हैं। सबसे पहले लेंथ कितनी है हमारी, यहाँ पर देख लीजिए 5.5, और विथ हमें लेनी है 4.5। तो सबसे पहले इन्होंने टुकड़ा तोड़ा 5.5 का, उसको ऐसे ले लिया। दूसरा टुकड़ा भी 5.5 का तोड़ा, उसको ऐसे ले लिया। तीसरा टुकड़ा 4.5 का तोड़ा, उसको ऐसे ले लिया। चौथा टुकड़ा 4.5 का, अगेन उसको ऐसे ले लिया। अगेन इससे एक रेक्टेंगल बन गया, जहाँ पे ये 5.5 सेंटीमीटर है, ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, और ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। इन चारों को प्लस करिए, 20 सेंटीमीटर ही आएगा। ओके, अब ये बोल रहा है कि ये तो इन्होंने दो तरीके खुद बता दिए, एक तरीका आप भी बताइए कि 20 सेंटीमीटर की वायर को कैसे तोड़ सकते हैं कि वो रेक्टेंगल बने। तो अब की बार मैंने क्या करा देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से तोड़ा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली इसको 8 सेंटीमीटर का पहला टुकड़ा काटा, दूसरा भी मैंने 8 सेंटीमीटर का काटा, तीसरा मैंने 2 सेंटीमीटर का, चौथा भी 2 सेंटीमीटर का, और इस तरह से 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को मिला के मैंने एक ये रेक्टेंगल बना दिया। इसमें लेंथ कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, आमने सामने वाली 80 होगी, और ये 2 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक हमारा एक अलग तरीका हो गया जिससे हमने इस वायर को तोड़ के रेक्टेंगल फॉर्म किया है। अब क्या बोल रहा है देखिए, अब हमें ना इसका एरिया निकालना है, इन जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालना है। अब देखिए आप सिंपल एरिया कैसे निकालते हो, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, सिंपल अगर कोई एक रेक्टेंगल है, इसमें आपकी लेंथ क्या है, अगर लेंथ एल है तो ये भी एल होगी, ये ब्रेथ बी है तो ये भी बी होगी, ये दो चीजें हैं आपकी। अब आप बताइए इसमें क्या होता है आपका, इसका जब मैं इसमें जो पैरामीटर है आपका, जो टोटल लेंथ है इसकी, जिससे ये जिस वायर से ये टूट के ये बना है चार हिस्से, तो वो कितना है 20। इसका मतलब एल प्लस बी
प्लस एल प्लस बी, ये चारों जो है इन सब का जो प्लस करूं मैं वो इक्वल टू 20 है, यही है ना। तो इसको अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए, एल प्लस एल हो गया आपका 2l और बी प्लस बी हो गया आपका 2b इज इक्वल टू 20। इसको अब कॉमन ले लीजिए, 2 ये क्या बच गया, एल प्लस बी इज इक्वल टू 20, यही बच गया ना। दैट मीन्स एल प्लस बी इज इक्वल टू आपका 20 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 10। तो एल प्लस बी आपका आ गया 10, ठीक है, एल प्लस बी 10 आ गया। तो इसका मतलब अगर आपका एक ही वेरिएबल में मेरे को अब लेना है, यहाँ पे तो मैंने आपको एल और बी दो में सिखाया, लेकिन हमें एक ही वेरिएबल के अंदर लेना है। तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 10, ये फाइनल इक्वेशन हमारी आई है। अगर मैं यहाँ पर, अब ये यहाँ पर पढ़िए, देखिए इन्होंने बोला है लेंथ अगर मैं एक्स मान लूं, तो लेंथ की जगह मैं एक्स लिख दूं यहाँ पर, प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा हमारा, बी इज इक्वल टू 10 और इधर प्लस में है ना एक्स, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक्स के फॉर्म में मुझे दोनों को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर लेंथ एक्स होगी तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 10 माइनस एक्स। इसलिए इन्होंने बोला है, ब्रेथ या विथ एक ही बात है, इसलिए इन्होंने बोला है कि विथ जो हो जाएगी वो 10 माइनस एक्स हो जाएगी। तो किसी भी रेक्टेंगल की अगर लेंथ एक्स है तो उसकी विथ हो जाएगी 10 माइनस एक्स। अगर उसका जो पैरामीटर है टोटल जो दे रखा है उसको, जिससे वायर से टूट के वो बना है, वो 20 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो इसका मतलब आप अब इसको क्या करिए, इसको आप प्लस करके भी देख लो, चाहे अगर मैं यहाँ पर लेंथ को x मान लूं, ये भी x मान लूं, और ब्रेथ को मैं यहाँ पर क्या मान लूं, 10 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी 10 माइनस एक्स मानूं। अब इन चारों को भी आप प्लस करके देख लो चाहे, तो आपका 20 ही आएगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर की वायर से ही ये टूट टूट के बना है। तो चारों को प्लस कर दूं मैं, x ये वाला प्लस 10 माइनस एक्स प्लस ये वाला x प्लस 10 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर x से ये x कट गया, प्लस माइनस कट जाते हैं, ये वाला x से ये x कट गया, तो 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर ही तो आ गया। इसका मतलब जो ये रेक्टेंगल बना है वो एक जो वायर है, जो 20 सेंटीमीटर की वायर है, उसी से टूट के बना है। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आ गया आपका, इसके एरिया का हम अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो बताइए, अब इसका अगर लेंथ आपका x है, ब्रेथ आपकी 10 माइनस एक्स है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 10 माइनस एक्स, तो x मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस एक्स ये हो गया। इसको अगर हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x हो गया, माइनस x की x से भी मल्टीप्लाई होगी क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो ये हो गया x स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इस रेक्टेंगल के एरिया का, वो ये आ गया, विच इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपकी बुक में दे भी रखा है। ओके, तो अब हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वेयर द पैरामीटर, मतलब जो टोटल जो लेंथ थी वायर की वो 20 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया का एक्सप्रेशन ये होगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हमारा फाइनल, क्या आ गया हमारा 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा जो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आया 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमें टर्म्स निकालने हैं, बताइए टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे। इसके टर्म्स मैंने पहले भी बताया आपको, टर्म्स जो है प्लस से सेपरेट होते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि प्लस हमें दीवार चाहिए इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, तो माइनस को मैंने यहाँ पे इस तरह से प्लस माइनस लिख दिया। तो इसके दो टर्म्स क्या हो गए, प्लस से इसको सेपरेट करिए 10x और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दो इसके दो टर्म्स हो गए। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इसमें, खाली एक ही वेरिएबल है x नाम का, तो वेरिएबल x ही हो गया यहाँ पर हमारा। कोफिशिएंट निकालते हैं हम, कोफिशिएंट निकालना है ना आपका, तो x का कोफिशिएंट हो गया यहाँ पर 10, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया हमारा, ये आगे देखिए -1 होगा, क्या होगा -1। कोफिशिएंट होता है जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ होता है वेरिएबल्स के साथ, वो कोफिशिएंट होता है। अब ये बोल रहा है कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस। अब जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था वो क्या था, 4x प्लस क्या था 5y प्लस 3, तो ये पहले वाला एक्सप्रेशन था ना हमारा जो पेन्स वाला था, और ये वाला हमारा जो एक्सप्रेशन है 10x माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में पूछ रहा है डिफरेंस। अब पहली चीज, पहला डिफरेंस ये है कि पहले वाला ये 2 वेरिएबल्स में था और ये वाला हमारा 1 वेरिएबल्स में ही है, क्योंकि इसमें खाली x है, इसमें x और y है। पहला डिफरेंस ये हो गया हमारा। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि इसमें जो पहला एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री हमारी 1 है, क्योंकि इसमें जो x और y की पावर है कुछ नहीं है तो वो 1 होती है। यहाँ पर जो डिग्री है, जो मैक्सिमम डिग्री है वो हमारी 2 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों एक्सप्रेशन में, दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहला वाला और तीसरे वाले में आपको डिफरेंस बताना है, तो यही डिफरेंस है आपके। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, नोट दैट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जांपल 1 and 2 इन्वॉल्व। अब ये
बता रहा है। देखिए एग्जाम्पल 1 और 2 में तो दो वेरिएबल है, लेकिन थर्ड वाले एग्जाम्पल में खाली एक ही वेरिएबल है। ठीक है, 1 और 2 में एक्स और वाई थे, और थर्ड में हमारा एक ही वेरिएबल है। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन सच एज दिस आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल। अब आप अलग अलग ही देखिए आपकी एक्सप्रेशन 4x, इसमें खाली एक ही वेरिएबल है विच इज x। इसमें देखिए, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें देखिए खाली y वेरिएबल है, इसमें पूरे में खाली y ही है, इस पूरे में खाली x ही है। तो यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसमें तीनों में से x, y और z, तीनों में से एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल। अब जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ना, उसमें भी खाली वही एक्सप्रेशन पढ़ेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल हो, क्योंकि टू वेरिएबल वाला इस चैप्टर में आपका नहीं है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, तो आगे क्या देखा है, फॉर एग्जाम्पल आपका, अब उसके बाद हम बात करते हैं हाईएस्ट पावर की। ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर इसमें जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। अगला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें y वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन जो दे रखा है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 ही है। ओके, और कोफिशिएंट क्या है y3 का, आपका 5 है। तो ये सारे आपके टर्म्स दे रखे हैं इसमें। आपके आगे क्या दे रखा है, अब ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है। अब हाईएस्ट पावर क्या होती है, नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री आता है। डिग्री क्या होता है अब हमारा, देखिए अब सबसे पहला हमारा ये वाला जो एक्सप्रेशन है, पहला वाला जो एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री है 3। क्यों, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है y वेरिएबल की वो 3 है, तो इसकी डिग्री होगी 3। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगला एग्जांपल देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर x की है 2, तो इसकी डिग्री है 2, और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब अगला जो थर्ड एग्जांपल है, इसमें z जो है वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा मैं कोई कांस्टेंट नंबर 8 की बात करूं तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब x के साथ मल्टीप्लीकेशन है x की पावर 0 का, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो इसको हम x इंटू 1 या 8 भी लिख सकते हैं। तो 8 को आप 8 इंटू 1 लिख दो, या फिर 8 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 0 लिख दो। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी पावर 0 है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या सिंपल आप 8 को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर अब इसमें हम जो मेन बात करने वाले हैं, हम लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज सेट 2.1 आ जाता है हमारा, हमें डिग्री निकालनी है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। पहले में आपकी हाईएस्ट पावर है x, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई हमारी 2। दूसरे वाले में देखिए हाईएस्ट पावर आपकी 3 है, तो इसकी डिग्री हो गई आपकी 3। ठीक है, तीसरे वाले में आपका कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, x9 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ x टू द पावर 0 से, मतलब विच इज 1। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या आ गई, 0। इस जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री है 0। यहाँ पे z के ऊपर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो इसमें z की डिग्री क्या हो गई, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। ठीक है, तो ये हमारी डिग्री निकल गई। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। अब हमें इन डिग्री के पॉलिनोमियल्स लिखने हैं। सबसे पहले डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए, 2z+5। इसमें क्या है, z की डिग्री 1 है। ठीक है, अब यहाँ और लिख लीजिए 2x+3, है ना, तो इसमें भी डिग्री 1 है। अब डिग्री 2 वाले लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2x² + 5, ये हो गया। या फिर आपका 3y² + 9, ये हो गए डिग्री 2 के। अच्छा डिग्री 3 के लिख लीजिए, आपका ये हो गया y³ + y² + 2, तो इसमें डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। या फिर x³ + 5, इसमें भी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो ये पॉलिनोमियल्स निकलिए, हर डिग्री के मैंने दो दो पॉलिनोमियल्स लिखकर दिखा दिए। अब ये बोल रहा है कोफिशिएंट, थर्ड एग्जांपल में क्या बोल रहा है, x² और x³ का आपका कोफिशिएंट निकालिए। x² कहाँ है, देखिए यहाँ पर ये है। तो पहली चीज आप इसको ना तोड़ लीजिए टर्म्स में। तो टर्म्स में तोड़ने के लिए मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि प्लस ही टर्म्स को सेपरेट करता है। तो यहाँ मैं माइनस की जगह हर जगह प्लस लिखकर और माइनस अंदर ले जा रही हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इस एक्सप्रेशन को जो माइनस वाले हैं उसको प्लस में कन्वर्ट करके मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आप इसका कोफिशिएंट निकालिए। x² का कोफिशिएंट तो सिंपल क्या आ गया, 6 आ गया आपका, मतलब जो x² के साथ अटैच्ड है वो उसका कोफिशिएंट होगा, तो हो गया 6। x³ का कोफिशिएंट क्या है आपका, देखिए x³ के साथ अटैच्ड है आपका -3, तो x³ का कोफिशिएंट होगा -3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ z। अब इसमें z तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा z।
प्लस जेड की पावर 0 हो सकता है, ऐसे हो, नो सॉरी, यहाँ पर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको मैं लिख सकती हूँ 4z³ प्लस 5z² माइनस 11 को लिख सकती हूँ 11 × 1 लिख सकती हूँ ना, और इसको क्या लिख सकती हूँ 11 × 1 को क्या लिख सकती हूँ 11 × z की पावर क्या लिख दूं, यहाँ पर 0 लिख दूं, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 की जगह z की पावर 0 लिख दूं। अब यहां से हमें z मिल गया, तो अब यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z क्या है हमारा, z का कोफिशिएंट क्या है -11, तो कोफिशिएंट ऑफ z इज, अच्छा, कोफिशिएंट हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है हमारा, क्योंकि z के साथ, क्योंकि ये तो 1 हो गया, z का कोफिशिएंट तब होता जब हमारे साथ हमारे पास हो सकता है 3z होता, कोई ऐसा नंबर होता तो उसका कोफिशिएंट 3 बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो z के पास कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ z इज यहाँ पर 0 ही लिखेंगे आप। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें वेरिएबल कोई भी अटैच्ड नहीं होता, तो वो क्या है -10। अब इसमें आप 10 मत लिखिएगा, -10 लिखिएगा, क्योंकि इसमें प्लस से वो सेपरेट होता है, तो दैट मीन्स हेयर द कांस्टेंट टर्म इज -10 एंड नॉट 10। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -10। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि अब हम जिन एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं, जिन पॉलिनोमियल्स की बात करने वाले हैं, वो डिग्री 1 के ही होने वाले हैं, इसलिए जो चैप्टर है उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। तो आगे जो चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें वही पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जिसकी डिग्री 1 है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी आर गोइंग टू कवर द होल एनसीईआरटी बुक। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद ऑल योर